हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नारायण एजुकेयर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आप सबसे मुलाकात हुई थी, चर्चा हुई थी, बात हुई थी संधि में स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि तो समाप्त हो गया था। उसके बाद संधि का दूसरा रूप बताए थे हम, व्यंजन संधि। जैसा कि पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, संधि 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि कंप्लीट हो गया था। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि क्या होती है उसके विषय में भी बताए थे कि व्यंजन संधि वह संधि होती है जहाँ पर स्वर और व्यंजन या व्यंजन और स्वर का मेल होता है, लेकिन उसमें बाध्यता यह होती है कि हम बताए थे पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, स्वर अथवा व्यंजन दोनों हो सकता है। मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हिंदी की आपकी व्यंजन संधि है, इसमें कुछ ऐसे नियम आएंगे एक दो, जिसमें पहले क्या आ जाएगा, स्वर आ जाएगा और बाद में क्या आ जाएगा, व्यंजन आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर ठीक है स्वर आ गया, बाद में क्या व्यंजन और स्वर आ सकते हैं, नहीं। अगर स्वर इधर आ गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हुआ, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण अनिवार्यतः क्या होगा, व्यंजन वर्ण होगा। इतना हमें ध्यान रखना है। आशा करते ये समझ गए होंगे कि व्यंजन संधि कहाँ होती है, जहाँ पर व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का मेल हो, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। या पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, व्यंजन हो, तो वहाँ पे भी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही नियमों में पालन होगा। आइए आगे देख लेते हैं। एक बात और यह बतानी अनिवार्यता रूप से, हमने पिछली वीडियो में स्वर संधि पढ़ा था, उसमें 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, लेकिन व्यंजन संधि के हिंदी में भेद नहीं होते, नियमों पर चलती है। तो आइए हम देखते हैं उन सारे नियमों को जो कि व्यंजन संधि में आते हैं, और वो अपने नियम को विस्तृत रूप से बताते हैं कैसे शब्दों अर्थात वर्णों का मेल होता है, किसमें, व्यंजन संधि में। अगर हम देखते हैं व्यंजन संधि में नियम संख्या 1 की बात करें, क्या, नियम संख्या 1, यानी नियम संख्या 1 की बात करें तो नियम संख्या 1 में यह कहता है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, याद देखिएगा, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण यानी क्या, क, च, ट, त, प, यानी वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का क्या है, तीसरा चौथा वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन, यानी यर, लव अथवा क्या है, कोई भी स्वर आए तो वर्गों का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है यह नियम कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद, वर्गों का प्रथम वर्ण क्या होता है, क, च, ट, त, प, 5 वर्ग है बताए थे हिंदी वर्णमाला में। तो यानी वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आए, तो ये जो वर्गों के प्रथम वर्ण हैं अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। याद रखिए, जहां पर हम वर्ग बोल रहे हैं वर्ग ध्यान दीजिए, जहां पर वर्ण बोल रहे हैं वर्ण ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझे तो हम कह सकते हैं वर्गों के प्रथम वर्ण, यानी वर्गों के प्रथम वर्ण क्या हो जाएंगे, आपका प्रथम वर्ण यहां हम ले लेते हैं क, च, ट, त, प, यानी वर्गों के ये 5 हमारे वर्ग हो गए। वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद क्या है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण। ध्यान से देखिएगा, यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर बच्चों में यह कंफ्यूजन पैदा करता है। क वर्ग का तीसरा क्या है, ग, और चौथा क्या है, घ। च वर्ग का तीसरा क्या है, ज, और चौथा क्या है, झ। ट वर्ग का क्या है, ड और ढ। त वर्ग क्या क्या है, द और ध। प वर्ग का क्या है, ब और
भ। यानी ये हमारे वर्गों के तीसरे और चौथे वर्ण हो गए। या इनके बाद और क्या है, अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारे 4 है, य, र, ल, व। या और क्या आए, कोई स्वर आए। क्या आए, कोई स्वर आए। यानी आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का, याद रखिएगा जरूरी नहीं कि उसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आए तो ये किस में बदल जाते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे में। यानी क के बाद इन सब में से कोई आता है तो क किस में बदल जाएगा, हलंत युक्त ग में। च के बाद इनमें से कोई भी आए तो च किस में बदल जाएगा, हलंत युक्त ज में। और इसके बाद क्योंकि यहाँ पे हलंत तो रहेगा ही, अब हम देखते हैं फिर इसके बाद ट के बाद इनमें से कोई आए तो ट किस में बदल जाएगा, हलंत युक्त ड में। और त के बाद इनमें से कोई भी आए तो त बदल जाएगा हलंत युक्त द में। और प के बाद इनमें से कोई भी आए तो प बदल जाएगा हलंत युक्त ब में। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आए तो ये वर्गों के प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाते हैं, यानी तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। उदाहरण से हम देख लेते हैं कैसे बदल जाते हैं। जैसे आ गया, अब आप सोचेंगे जैसे आ गया दिक धन गज, दिक धन गज। अब यहाँ पे देखिए क के बाद ग आ रहा है तो अब क के बाद ग आ रहा है, ग तीसरा वर्ण है तो क बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे में। तो क का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग होगा। तो क्या हो जाएगा, दिग्गज। क्योंकि हलंत युक्त है तो आधा ही लिखे हम, ये पूरा लिख दिए, क्या हो जाएगा, दिग्गज। अब यह सोच रहे होंगे सर जी क के बाद ग आया तब तो ये ग में बदला, पता चला इनमें से कोई आ गया तब कैसे बदलेगा। अब जैसे यही आ गया, जैसे आ गया क के बाद क्या आ जाएगा, आपका इनमें से कोई भी आए। जैसे आ गया चमक, देख लेते हैं, या इसी का देख लेते हैं, दिक धन अंबर। आ गया दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। अब स्वर है यहाँ पे हलंत युक्त क है यानी वर्गों का प्रथम वर्ण है, यहाँ पे अ आ रहा है यानी कोई स्वर है। तो ये किस में तब भी बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में। किस में बदलेगा, तीसरे में। तो यानी हलंत युक्त ग में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये दी को हम वैसे ही लिख दिए, ग हलंत युक्त है, अब उसके तुरंत बाद स्वर आ रहा है, अ आ रहा है तो अ की मात्रा लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ग पूरा हो जाएगा। इसके बाद आधा म और ब और र लिख दिए, क्या हो गया, दिगंबर। ठीक, अब देख लेते हैं जैसे आ गया च का भी देख लेते हैं। आ गया यहाँ पे अच धन अंत, अच धन अंत। तो च के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वर आ रहा है, अपन च के स्थान पर च का तीसरा अक्षर यानी हलंत युक्त ज हो जाएगा। तो क्या बदल जाएगा, अ को वैसे ही लिख दिए, फिर ये हलंत युक्त उसके तुरंत बाद स्वर आ रहा है तो इसकी मात्रा लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा, ज पूरा हो गया, आधा न और त लिख दिए, क्या हो जाएगा, अजंत। यानी जैसे जैसे वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या लव यानी अंतस्थ वर्ण या कोई स्वर आए तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अब कहेंगे ट वाला देख लेते हैं, ट का देख लीजिए। जैसे आ गया षट प्लस आनन, षट धन आनन। तो ट बदल जाएगा किस में, अपने ही वर्ग के तीसरे में यानी हलंत युक्त ड में। अब श को वैसे ही लिख दिए, ड में आ की मात्रा लग गई, डा हो गया, न बचा उतार दिए, क्या हो गया, षडानन। इसके बाद अब सोचेंगे जैसे सर अच्छा ये तो हो गए स्वर वाले भी, इसमें से कोई नहीं बताएं तो हम देख लेते हैं इनमें से भी। जैसे आपका आ गया ऋक धन वेद, ऋक धन वेद देख लेते हैं, ऋक धन वेद।
अब यहाँ पर व आ गया यानी अंतस्थ व्यंजन का, तो क्या हो जाएगा, तब भी क बदल जाएगा किसमें, हलंत युक्त ग में। तब भी किसमें बदल जाएगा, हलंत युक्त ग में। री को हम वैसे ही लिख दिए, ठीक, क के स्थान पर ग हो गया, आधा ग लिख दिए और ये उतार दिए, क्या हो गया, ऋग्वेद। क्या हो गया, ऋग्वेद। इसी तरीके से जरूरी नहीं क की बात, इसके बाद कोई भी आए, जैसे आ गया त का भी नहीं बताएं, यह आ रहा है अंतस्थ व्यंजन, तो त किस में बदल जाएगा, हलंत युक्त द में, क्योंकि ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण ले लेता है। अब हलंत युक्त द में बदला, तो याद रखिएगा एक चीज हम बताए थे आपको, वर्णमाला का जब वीडियो बता रहे थे, तो हलंत युक्त द और य जब मिलते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम, शुद्धतम रूप से ऐसे लिखते हैं, है ना, विद्यालय में जैसे हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये दोनों मिला तो हम मिलाकर लिख दिए, क्या हो गया, उद्योग। उत धन योग बराबर उद्योग। फिर देख लेते हैं प का, जैसे आ गया अपधन ज, अपधन ज, अपधन ज आ गया, तो अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यहां पर प के बाद इसका तीसरा वर्ड बदल जाएगा, क्योंकि ज आ रहा है, ज च वर्ग का तीसरा वर्ड है, तो प अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, तो यानी प बदल जाएगा किस में, हलंत युक्त ब में, हलंत युक्त ब में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ को वैसे ही लिख दिए, हलंत युक्त ब है तो हलंत युक्त ब यानी आधा ब लिख दिए, और ये ज है तो ज लिख दिए, क्या हो जाएगा, अब्ज। इसी तरीके से अपधंधि, अब्धि, इस तरीके से यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद, वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या क्या आ जाए, अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आए तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। अब कहेंगे सर जी तीसरा तीसरा का उदाहरण बताया, चौथा को भी आया ही नहीं, तो उसका भी देख लेते हैं। जैसे आ गया, जैसे आ जाए क्या, दिक् धन भ्रम, दिक् धन भ्रम। अब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे क बदल जाएगा हलंत युक्त ग में, तो क्या हो जाएगा, दिग् भ्रम, दिग् भ्रम। और एक उदाहरण इसका शुद्धतम रूप में शुद्धि अशुद्धि में पूछता है, हम देख लेते हैं, इसी नियम के अनुसार ही चलता है, इसी नियम के अनुसार चलता है। जैसे आ गया भगवत धन गीता, यह शुद्धि अशुद्धि में पूछता है क्या, भगवत धन गीता। अब देखिए यहाँ पे भी त वर्ग के बाद, यानी त अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है और क वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है, तो त वर्ग बदल जाएगा, यानी त वर्ण बदल जाएगा किस में, अपने ही वर्ग के तीसरे में, यानी हलंत युक्त द में। अब शुद्धतम रूप से जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, भगवद गीता। शुद्ध रूप से क्या उच्चारित होता है, भगवद गीता। याद रखिएगा। तो यहाँ तक तो ये हो गया, हम आशा करते हैं समझ गए होंगे आप सब कि ये जो नियम है, पहला नियम व्यंजन संधि का, वो इस तरीके से बदलाव करता है। आगे चलते हैं इसके दूसरे नियम पर, एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा समय लेके। याद रखिएगा, वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व या कोई स्वर आए तो ये वर्गों के प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक, अब दूसरे नियम की ओर हम चलते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद क्या, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम यानी पांचवा अक्षर आए तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाता है। उसको देख लेते हैं कैसे। हमारे जो पांचों वर्ग हैं उनको हम देख लेते हैं, यानी प्रथम वर्ण ये हैं क च ट त प। अब ये वर्गों के प्रथम वर्ण है, इनके बाद किसी भी वर्ग का क्या है, पांचवा अक्षर, यानी चाहे ङ आए, ठीक, चाहे ञ आए, चाहे ड़ आए, चाहे न आए, चाहे म आए, तो ये क बदल जाएगा किस में, हलंत युक्त ङ में, च बदलेगा हलंत युक्त य में, और ट बदलेगा किस में, हलंत युक्त ड़ में, और त बदलेगा किस में, हलंत युक्त न में, और प बदलेगा किस में, हलंत युक्त म में। उदाहरण देख लेते हैं कैसे बदलेगा। जैसे आ गया
दिक धन मंडल, दिक धन मंडल। अब दिक धन मंडल ये किस में बदल जाएगा? का तुरंत बदल जाएगा हलंत युक्त ङ में। क्या हो जाएगा तब? हम दिक लिख सकते हैं दिंग मंडल। क्या लिख सकते हैं? दिंग मंडल है। उसके बाद पांचवा आता है तो हमेशा पांचवें में ही बदलता है। अब च का उदाहरण जैसे देख लेते हैं। आ गया रुच धन मय, तो च बदल जाएगा किसमें? हलंत युक्त य में। क्या हो जाएगा? रुन्मय हो जाएगा। उसी तरीके से ट भी बदल जाएगा। जैसे आ गया षट धन मय, ये क्या किस में बदल जाएगा? ट फिर बदल जाएगा ण में। क्या हो जाएगा? षण्मय। फिर इसके बाद त वर्ग का देख लेते हैं। जैसे आ गया उत धन माद, क्या हो जाएगा? त बदल जाएगा हलंत युक्त न में, हो जाएगा ये उन्माद। फिर उसी तरीके से प वाला हो जाएगा। जैसे आ गया अप धन मय, तो ये किस में बदल जाएगा? हलंत युक्त म में ही। क्या हो जाएगा? अमय। यानी कहेंगे सर कि बाद में आप अक्सर म ही लाए हैं, तो ज्यादातर शब्दों का निर्माण सार्थक वाले म से ही स्टार्ट होते हैं। बाकी जैसे ङ से कोई शब्द तो स्टार्ट होता नहीं, य से भी बहुत कम, न से भी बहुत कम, न से कुछ होते हैं, कुछ म से होते हैं। तो जैसे आ गया न वाला ही देख लेते हैं। जैसे आ गया उत धन नति, उत धन नति, त के बाद न आ रहा है तब भी त बदल जाएगा किसमें? न में ही बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उन्नति। तो आशा करते हैं यहाँ आप सब समझ गए होंगे कैसे कैसे बदलता चला जा रहा है कौन? अपना रूप, वर्गों का प्रथम वर्ण। देख लेते हैं एक बार नियम के ऊपर फिर से चर्चा कर लेते हैं। यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद, यानी वर्गों के प्रथम वर्ण यानी क च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो ये वर्गों के प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाते हैं। तो जैसा कि इन उदाहरणों में बदले हैं, आशा करते हैं नियम संख्या 2 भी आप समझ गए होंगे। हम डालना भूल गए, आप ध्यान दे दीजिएगा, बता तो रहे हैं हर बार, ठीक है। नियम संख्या 2 यही बताता है वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं, जैसा कि इन उदाहरणों में बदले हैं। फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं अगले वीडियो में हम किसमें? नियम संख्या 3 के बारे में।